सबसे पहले तो हैप्पी हरेल आप लोगों को। आज चंपावत ज़िले का बचा हुआ हिस्सा आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों ने लास्ट चंपावत ज़िले को लेकर के बहुत सारी चीज़ें, मुख्य रूप से जो है चंपावत ज़िले के मंदिरों वाला जो पोर्शन था उस पोर्शन को कल कंप्लीट कर लिया था। उससे आज आगे हम लोग जाने वाले हैं। कल मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी थी, एक अद्वैत आश्रम छोड़ दिया था और आपका एक श्यामला ताल छोड़ दिया था। तो अद्वैत आश्रम की बात करें तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने यहाँ पर इसे इसलिए शामिल नहीं करना चाह रहा था क्योंकि विभिन्न स्थानों में इसे शामिल करते, बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है इसे यहीं पर पढ़ लें तब भी जो है चलायमान है, तब भी ये मान्य होगा। अद्वैत आश्रम की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के जो शिष्य थे स्वामी स्वरूपानंद, उनके सहयोग से स्वामी विवेकानंद के जो अंग्रेज शिष्य हुआ करते थे J.K.H. सेवियर और श्रीमती सेवियर यानी कि इनकी पत्नी के द्वारा 19 मार्च 1899 को जो है चंपावत में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे बड़ी बात कि 3 जनवरी 1901 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे और यहाँ आकर के जो महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा किया गया वो ये किया गया कि स्वामी जी ने यहीं से जो है प्रबुद्ध भारत नामक जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन यहाँ से शुरू करवाया था। इसलिए जो है ये अद्वैत आश्रम बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे मायावती आश्रम भी कहते हैं, मायावती अद्वैत आश्रम, चाहे तो आप अद्वैत आश्रम कह लीजिए चाहे मायावती आश्रम कह लीजिए, दोनों का स्वरूप एक ही है। इसी के पास ही देखिए, खैर विवेकानंद के शिष्य श्यामला ताल थोड़ा सा अलग हम लोग देखें, 2 चीज़ें कम से कम आप लोगों ने समझ लीजिए। एक विवेकानंद को समर्पित अद्वैत आश्रम है और दूसरा आपका यहाँ विवेकानंद आश्रम है, आगे जा कर के श्यामला ताल आप लोग कहेंगे इसे। तो विवेकानंद आश्रम जो है दूसरा श्यामला ताल के नज़दीक है, जहाँ 1914 में जो है इस श्यामला ताल का एक तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट इस श्यामला ताल को, क्योंकि ये कृत्रिम झील है तो इसके बनाने का जो श्रेय जाता है वो स्वामी विवेकानंद के दूसरे शिष्य हैं विरजानंद सरस्वती। विरजानंद सरस्वती ने जो है सूखी ढांग के निकट इसकी स्थापना की थी। श्याम वर्ण की ताल है इसलिए श्यामला ताल कहते हैं। और याद रखिएगा दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। अद्वैत आश्रम या क्या बोलते हैं मायावती आश्रम जो कि विवेकानंद जी को ही समर्पित है और दूसरा ये विवेकानंद आश्रम जिसके निकट श्यामला ताल है, ये दोनों के दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग हैं। कल लास्टली आप लोग इतना पढ़ चुके थे और आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक को। चंपावत जिले के प्रमुख जो नगर हैं उनको लेकर के मैं चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहला नगर जो चंपावत जिले का प्रॉपर चंपावत क्षेत्र के इतर जो सबसे महत्ता रखता है चंपावत जिले का, वो है लोहा घाट। लोहा घाट स्थानीय तौर पर लू घाट कहते हैं। लू घाट मतलब यहाँ लोहे के खान या उससे ज़्यादा इसे जोड़ा जाता है, लोहे की खानों से जोड़ा जाता है। और क्योंकि मार्केट वाला या ये कह लीजिए कि नदी घाट का क्षेत्र है, इसलिए घाट तो लोहा घाट जो नामकरण हुआ लोहे से ही इसका संबंध है। क्योंकि अगर आप लोग कुमाऊँ में पूछेंगे तो लोहा घाट का लोहा यानी कि लोहे के जो बर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं पुराने समय में ही, इसीलिए जो वराह पुराण में इसका जो नाम मिलता है इसे लोहारगल कहा गया है। तो कहीं ना कहीं लोहे से जो है इसका संबंध जरूर रहा है, क्योंकि ये चंपावत जिले का हृदय स्थल भी कहा जाता है। चंपावत जिले में इसकी सबसे ज़्यादा महत्ता, अगर आप लोग, मैंने वैसे भी कहा कि दोनों ही स्वरूपों में जो है चंपावत जिले में इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। ब्रिटिश काल में जो है लोह घाट नाम से ये प्रसिद्ध था और इसके आप लोगों को याद होगा कि यहाँ 1839 में जो है छावनी बनाई गई थी और ये पहला क्षेत्र था जहां छावनी के खिलाफ लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया था। 1840 में सबसे पहले उत्तराखंड में जो कुली बेगार को लेकर विरोध हुआ था इसी छावनी में हुआ था। बाद में यहाँ से जो है अंग्रेज़ों को छावनी हटानी पड़ी थी और इस घटना के बाद 1840 की इस घटना के बाद और बाद में 1857 में, क्योंकि आपको ये भी याद है कि कालू महारा भी लोहाघाट के थे, बिसुंगपट्टी के बिसुंग गाँव के, तो इस वजह से कि 1840 और 1857 में जो लोहाघाट के लोगों ने योगदान दिया उसकी वजह से कहा जाता है कि लोहाघाट के लोगों को 1937 तक, यानी कि 1935 का जब भारत शासन अधिनियम लागू हुआ 1937 में, तब तक यहाँ के लोगों को जो है इंडियन आर्मी में शामिल नहीं किया जाता था। ये यहाँ के लोगों के लिए एक तरीके से अभिशाप भी रहा है और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का राष्ट्रीयता को लेकर के जो इनके क्या बोलते हैं हृदय जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उस चीज़ का इनको प्रतिफल भी बाद में देखने को मिला है। दोनों ही स्वरूपों में आप लोग जान लीजिए। माना जाता है, देखिए, फर्न हिल और चनुआ खाल की उपजाऊ भूमि को जो है यहाँ चाय और फलों उत्पादन के लिए मिस्टर हैंसी और श्रीमती हॉस्किन के द्वारा ये जो लोहाघाट की क्षेत्र की भूमि है वो लीज पर ली गई। हैंसी ने भूमि बाद में टलक नामक अंग्रेज अधिकारी को बेच दी, इसलिए अंग्रेजी जो कागज़ है उनमें इस क्षेत्र को, लोहाघाट क्षेत्र को
टलक स्टेट के नाम से भी जो है दर्ज नाम या उसका नाम जो है दर्ज है लोहाघाट क्षेत्र का। तो याद रखिएगा, कभी अगर इस तरीके का सवाल बनते हैं कि टलक स्टेट किसे कहा जाता है, तो लोहाघाट को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय जो पन्नगर है उसकी शाखा के रूप में 1994 में कृषि विपणन केंद्र की स्थापना जो है लोहाघाट में की गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण नगर है, स्थल है कह लीजिए चंपावत जिले का। उसके बाद आपका आता है दूसरा टनकपुर, जिले की सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर जो है टनकपुर है। इसका प्राचीन नाम ग्रास्टिनगंज था। प्राचीन ब्रह्मदेव मंडी इसी नगर में थी। शारदा नदी या काली नदी के तट पर ब्रह्मदेव मंडी अब इसके केवल अवशेष के रूप में मिलते हैं। 1880 में ये जो मंडी है वो दब गई। 1890 में अंग्रेज अधिकारी टलक और मेजर हेंसी ने इस क्षेत्र में आवासीय बंगले बनाए थे और लॉर्ड टलक ने इसे जो है सुनियोजित ढंग से जो है इसे बसाया था और इसी के कारण जो है इसे शायद शुरू में टलकपुर बाद में टनकपुर नाम पड़ा। पर एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जो आप लोगों को बता दूं, ये हिस्टोरिक पॉइंट भी है आप लोगों के लिए। जो ये दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉजिक बनता है टनकपुर नाम को लेकर के। एक मान्यता ये भी है कि जो पूर्णागिरी धाम क्षेत्र है ये क्षेत्र कर मुक्त था और कर मुक्त क्षेत्र जो होता है चंदकाल में कर माफी को जो है टण कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि चंदकाल में किसी क्षेत्र को अगर कर माफ़ कर दिया जाए या सीधे कर माफ़ी के लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो टण शब्द यूज किया जाता था और इसीलिए संभवतः इसका नाम शुरू में टणकपुर था। टणकपुर यानी कि ऐसा क्षेत्र जो जहाँ कर नहीं लिया जा सकता, माँ पूर्णागिरी क्षेत्र होने की वजह से, माँ पूर्णागिरी का धाम होने की वजह से इस क्षेत्र से जो है टैक्स नहीं लिया जाता था और बाद में यही जो टणकपुर है वो टनकपुर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये मुझे ज़्यादा मान्यता लगता है कि इस वजह से जो है इसका नाम टनकपुर पड़ा होगा। फिर है बनबसा, चंपावत का अंतिम छोर घने वनों के बीच होने के कारण इसका नाम बनबसा पड़ा। और आप लोग यहाँ जानते हैं, जो लोकल आप लोगों ने जिसने इस क्षेत्र को देखा है तो आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल वास्तव में ये घने वनों के बीच ही है, इसलिए बनबसा कहा जाता है। उसके बाद आता है अगला क्षेत्र सूखी ढांक, कुमाऊं का चेरापूंजी, इसे जो है डॉक्टर राम सिंह जी ने कुमाऊं का चेरापूंजी से कहा है। ब्रिजमहन चौड़ाकोटी के नाम पे इसका वर्तमान नाम जो है ब्रिजनगर रखा गया है। ढाक के पेड़ों के कारण जो है, ढाक के पेड़ यहाँ हैं और क्योंकि अत्यधिक बरसात होती है तो बरसात में जो ढाक होता है वो सूख जाता है, दैट्स वाई इसे जो है सूखी ढाक कहा जाता है। सूखी ढाक से मोरनौला तक, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सूखी ढाक से मोरनौला अल्मोड़ा तक यहाँ के तत्कालीन जो कुमाऊं कमिश्नर थे चार्ल्स सेरिंग ने यहाँ से जो है सड़क बनाई थी जिसे सेरिंग रोड के नाम से जाना जाता है। तो सेरिंग रोड किन जिलों को जोड़ती है, अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए या किसने बनाई तो याद रखिएगा चार्ल्स सेरिंग ने बनाई थी और ये अल्मोड़ा और चंपावत को जोड़ती है। सूखी ढांग से मोरनौला तक जो है ये सेरिंग रोड विस्तारित है। देन चंपावत के प्रमुख किले, चंपावत के प्रमुख किलों की बात करें तो बाणासुर का किला, ये लोहाघाट से 5 किलोमीटर दूर जो है कर्णखरायत गांव में है। इसे मारकोट का किला भी कहा जाता है। चंपावत गढ़ी, क्योंकि देखिए चंपावत ऐतिहासिक संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ के किलों को आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। चंपावत गढ़ी दूसरा, चंपावत का किला, इसे राजबुंगा किला, राजा की गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध जो है अंडाकार किला है, सोमचंद के द्वारा जो बसाया गया राजबुंगा था, इसे चंपावत गढ़ी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका आया चंडालकोट, मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर जो ढकना गांव है, यहाँ पर चंद चंडालकोट के नाम से जो है इसे जाना जाता है। फिर है चिंतकोट, लोहावती और गिडिया नदी के संगम पर जो है ये कोट है। फिर है कत्यूर कोट, मूलाकोट के पूर्वोत्तर में जो है ये किला है। फिर है बाराकोट, 12 कोटों के कारण इसका नाम बाराकोट पड़ा। यहाँ 12 कोट जो थे वो थे बाराकोट, राजाकोट, रेठाकोट, रानपुर कोट, किकड़कोट, ग्वालाकोट, भटकोट, कलकोट, कानाकोट। ये स्थानीय लोग ही केवल पढ़ें, ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा ये नाम आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर है करक्यूड़ा कोट, सकराम कार्की का कोट। सकराम कार्की मैंने कल भी परसों भी बताया था, संग्राम नहीं सकराम कार्की इसका नाम होना चाहिए। फिर आता है कुटोलगढ़ का किला, चंद शासन में जो है महरा लोग इस किले के किलेदार थे। अंग्रेज़ों ने इसी किले का नाम फोर्ट हेस्टिंग्स रखा था, हेस्टिंग्स होना चाहिए था, यहाँ पर फोर्ट हेस्टिवेज लिखा गया है, तो फोर्ट हेस्टिंग्स इस किले का नाम रखा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के कारण, वॉरेन हेस्टिंग के नाम के कारण। ठीक, फिर है विविध तथ्य चंपावत जिले से ज़्यादा नहीं है। यहाँ मुगल गढ़ी है, बयानधुरा के दक्षिणी ढलान पर प्राचीन ध्वंसावशेष है यहाँ, जिन्हें स्थानीय लोग मुगलों का संहार स्थली कहते हैं। इसके निकट ही सेना का पानी पीने का स्थान है, जिसे सेना पानी नदी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका देवीधुरा की एक गब्बियोड़ी गुफा। देवीधुरा में गब्बियोड़ी गुफा है। वैसे तो गब्बियोड़ा हमेशा जो गर्भगृह होता है उसके लिए गब्बियोड़ वर्ड का यूज होता है, तो जो गर्भगृह वाली गुफा है देवीधुरा की उसे गब्बियोड़ी कहते हैं। फिर है नौढूंगागढ़। नौढूंगागढ़ मतलब कि केवल 9 पत्थरों से बना हुआ घर जो है चंपावत के मांदली गांव में ये चंदकालीन भवन है, जिसकी दीवारों में 6 से 9 पत्थरों से जो है बना हुआ एक मकान है, जिसके किसी भी कोने पर गिनोगे तो केवल 9 पत्थर निकलते हैं। ये वास्तुकला का अद्भुत सामंजस्य प्रदर्शित करता ऐतिहासिक भवन है नौढूंगागढ़। फिर आपका देखिए जिले की प्रमुख नदियाँ, गर्रा या धोहा नदी चौगड़पट्टी से निकलती है, शाहजहाँपुर में जाकर रामगंगा में शामिल होती है। नैनीताल के तराई में इसे देवा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। देन है गंडकी नदी, उत्तरवाहिनी नदी जो वन लेक से निकलती है, लोहाघाट के निकट गौड़ी नामक स्थान पर इसे लोहावती में जो है ये शामिल हो जाती है। गढ़मुक्तेश्वर में यह नदी संयुक्त रूप से महाकाली में शामिल हो जाती है। कौन संयुक्त रूप से? गंडकी और लोहावती संयुक्त रूप से कहाँ शामिल हो जाती है? महाकाली नदी में शामिल हो जाती है। देन है लधिया नदी, गजार थाली गांव के ऊपर जो है गजार से निकलती है। इसमें महत्वपूर्ण, परसों भी शायद मैंने कभी किसी रोज बताया था, रक्षरो झरना जो है इसमें है। रीठा साहिब में रतिया के साथ संगम करती है। संयुक्त रूप से चूका चंपावत में जो है काली नदी में शामिल हो जाती है। देन आपकी लोहावती, यह नदी 3 धाराओं से निकलती है। एक शाखा माउंट एबर्ट माउंट से निकलती है, जिसे मुख्य लोहावती के नाम से लोग जानते हैं। दूसरी शाखा जो है छमन्या मैदान पटन पाटनी गांव से निकलती है, इसे छमन्या गाड़ भी कहा जाता है। और देखिए इसके पीछे की लोक मान्यता भी मैंने यहाँ मेंशन की है, जो आप लोगों को जाननी चाहिए। माना जाता है क्योंकि यहाँ बाणासुर का किला है, तो बाणासुर से जो है स्थानीय मान्यता जुड़ती है, और वो ये जुड़ती है कि कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण एवं जो बाणासुर थे इनके बीच ये युद्ध हुआ था, और युद्ध से जो है यहाँ लहू बहा था, इससे इस नदी का निर्माण हुआ था। इसी लहूवती, लोहे का जो स्वरूप है या लोहावती नाम जो पड़ा, तो ये लहू या रक्त बहा था, इस वजह से जो है लहू नामकरण होने की बात ये लोग कहते हैं। और ये पाटन पुल के समीप जो है माउंट एवर्ट वाली शाखा में शामिल हो जाती है। और तीसरी शाखा ढेरनाथ से निकलती है, कोली पुल के पास जो है ये नदी में शामिल हो जाती है, उक्त नदी में शामिल हो जाती है। तीनों मिलकर के जो है संयुक्त रूप से लोहावती नदी बनाते हैं, जिसके तट पर लोहाघाट नगर बसा हुआ है। और इसके अलावा जो है चंपावत जिले में रतिया, कोयराला, नागनी, बूचड़ी, हुड्डी, जगबुड़ा, गौड़ी इत्यादि अन्य नदियाँ हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम रहेंगी, जो छोड़ दीजिएगा उसे। अब आते हैं हम लोग जिले के प्रमुख व्यक्तियों में, और सबसे पहला नाम देखिएगा काली कुमाऊं का बेताज बादशाह जिसे कहा जाता है हर्षदेव ओली। तो 4 मार्च 1890 गोसनी गांव खेती खान लोहाघाट में, खेती खान चंपावत में जो है हर्षदेव ओली का जो है जन्म हुआ। 1940 में इनका निधन हुआ। सबसे पहले ये मायावती आश्रम, जिसको हम ऊपर पढ़ रहे थे अद्वैत आश्रम, उससे जुड़कर प्रबुद्ध भारत जो है के लिए इन्होंने कार्य करना शुरू किया। मोतीलाल नेहरू को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, या इनका जो राजनीतिक गुरु है वो मोतीलाल नेहरू को ही माना जाता है। इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र में सह संपादन का काम भी जो है हर्षदेव ओली ने किया था। 9 अगस्त 1930 को देवीधुरा मेले में जो इनका ऐतिहासिक भाषण था वो प्रभावशाली था। उससे काली कुमाऊं के लोगों ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना, वैसे तो काली कुमाऊं ऑलरेडी राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ज़्यादा सक्रिय था, पर इनके इस भाषण से बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव में आया, ये माना जाता है। और देखिए इन्हें काली कुमाऊं का शेर या बेताज बादशाह कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इन्हीं को, हर्षदेव ओली को ही देशभक्ति की ज्वलंत ज्वाला के रूप में या देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आपका उत्तराखंड का मुसोलिनी कहा जाता है। याद रखिएगा, हर्षदेव ओली को उत्तराखंड का मुसोलिनी अंग्रेजों ने नाम दिया था। फिर है अगला पॉइंट आपका कि कालू मेहरा, अगला जो प्रमुख व्यक्ति है वो है कालू महारा। और कालू महारा की बात करें तो 1831 बिसुंग में जन्मे। रोहेला नवाब खान बहादुर शान के आह्वान पर इन्होंने जो है क्या बोलते हैं संयम क्रांतिवीर नामक जो है संस्था बनाई थी। ये उल्टा हो गया, 1857 के समय होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। 1857 के समय क्रांतिवीर नामक जो है संस्था इन्होंने बनाई थी, एक गुप्त संगठन था। इसी संगठन ने जो है लोहाघाट के सैनिकों के बैरिकों में आग लगा दी, और इस अव्यवस्था के माहौल को देखते करके क्या बोलते हैं रेमजे ने जो है क्या करवा दिया था, कालू मेहरा के खिलाफ पूरी घेराबंदी का काम किया। शायद इसकी कहानी मैंने रिसेंट हाल ही में एक बार बताया भी था कि
कालू मेहरा ने जब कालू मेहरा के विश्वास पात्र कुशाल सिंह अधिकारी वगैरह को पराजित कर लिया था रेमजे ने, तो कालू मेहरा ने अल्मोड़ा कूच किया और डौर नामक स्थान पर क्रांतिकारियों के साथ रात्रि में ये लोग पहुंचे। और मैंने शायद ये कहानी सुना चुका हूं, इसलिए मैं इस पर वापस नहीं जाऊंगा कि बैलों के सींगों पर जो है मसाले बांध करके अंग्रेज़ों को डराने का काम इन्होंने किया था। ये पूरी कहानी जो है आप लोग एक बार, मैं पीछे वाली वीडियोज़ में जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे उसमें जाकर के इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा। 1906 में खाटखुटम नामक स्थान पर एकांतवास करते हुए जो है कालू मेहरा का निधन हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आप लोग याद रखिएगा कि वर्ष 2021 में कालू मेहरा पर, याद रखिएगा, क्रांतिकारी कालू मेहरा पर भारतीय डाक विभाग के द्वारा क्या बोलते हैं, डाक लिफाफा जारी किया गया है। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कालू मेहरा के संबंध में। देन आता है श्याम सुंदर डिगारी। हर्बल खेती, उत्तराखंड में हर्बल खेती के जनक माने जाते हैं श्याम सुंदर डिगारी को। ये आईटीबीपी में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने श्यामला औषधीय कृषि विकास संस्थान की स्थापना जो है बनबसा में की है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए जानने को है। फिर है नीलू कठायत वीरभड़। इसकी कहानी आप लोग जब ज्ञानचंद चंद्रवंश का राजा ज्ञानचंद पढ़ोगे तो आप लोग इसे जानेंगे। चंद राजा गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। माल क्षेत्र में यवन सेना को इसने पराजित किया। जस्सा कमलेखी के षड्यंत्रों के कारण ये मारा गया और ये पहला व्यक्ति था जिसे कुमैया खिल्लत प्राप्त हुई थी। खिल्लत को जानने के लिए, खिल्लत याद रखिएगा कोई उपाधि नहीं होती, बल्कि खिल्लत आप लोगों को शायद मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि एक तरीके से विशेष क्या बोलते हैं वेशभूषा होती है जिसमें 3 चीज़ें जो है दी जाती है, पगड़ी, जामा और पटका, 3 चीज़ें दिए जाने की परंपरा है। कुमैया खिल्लत क्या है, इसे पढ़ने के लिए चंद टाइम पीरियड में जाइए और राजा गरुड़ ज्ञानचंद को आप लोग पढ़िएगा। फिर है श्री हिमांशु जोशी जी। 4 मई 1935 जोशुड़ा गांव में पैदा हुए। 23 नवंबर 2018 को इनका निधन हुआ। और देखिए हिमांशु जोशी को आप लोग पढ़ेंगे, अभी मैं इनकी 1-2 नॉवेल्स आपको सजेस्ट जरूर करूंगा। इनके उपन्यास स्वराज पर फिल्म बनी, फिल्म ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल की। इनके जो उपन्यास है, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मैं आप लोगों को, देखिए अरण्य भी एक अच्छा उपन्यास है। अरण्य है, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आर, समय साक्षी है तुम्हारे लिए और स्वराज, ये इनके उपन्यास है। और आप लोगों को मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि कगार की आर और आग और तुम्हारे लिए आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोग हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो ये दोनों किताबें मेरे लिहाज से तो मस्ट है, जो आप लोगों ने पढ़नी चाहिए। कगार की आग और तुम्हारे लिए, दोनों का जो कहानी का कॉन्सेप्ट है, कगार की आग लोकल चंपावत की कोई कहानी दर्शाई गई है और तुम्हारे लिए नैनीताल के परिदृश्य में पूरी की पूरी कहानी है। ये एक लव स्टोरी है जो आप लोगों को शायद पढ़नी चाहिए, आपकी इच्छा है। खैर इतना ही पढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी है, अब ज़्यादा नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। इनके कहानी संग्रह देखिए, इनकी कहानी संग्रह जो है अंततः तथा अन्य कहानियाँ, मनुष्य चिन्ह तथा अन्य कहानियाँ, जलते हुए डैने तथा अन्य कहानियाँ, रथ चक्र, हिमांशु जोशी की चुनी हुई कहानियाँ, तपस्या तथा अन्य कहानियाँ, गंधर्व गाथा, चर्चित कहानियाँ, आंचलिक कहानियाँ, श्रेष्ठ प्रेम कहानियाँ, इस बार फिर बर्फ गिरी तो, नंगे पाँवों के निशान, 10 कहानियाँ, प्रतिनिधि लोकप्रिय कहानियाँ, 71 कहानियाँ, सागर तट के शहर, स्मृतियाँ, परिणति तथा अन्य कहानियाँ जो है इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। और कविता संग्रह इनकी है अग्निसंभव, नील नदी का वृक्ष, एक आँख की कविता, ये इनके वो है। और वैचारिक संस्मरण जो है उत्तर पर्व, 8वां सर्ग, इनको जो है जो सम्मान मिले हैं, छाया मत छूना मन, अरण्य, मनुष्य चिन्ह, श्रेष्ठ आंचलिक कहानियाँ तथा गंधर्व को कथा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो है पुरस्कार किया गया है। दूसरा हिमांशु जोशी की कहानियाँ और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जो है इनकी ये 2 रचनाओं को जो है हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा सम्मान मिला है। इसके अलावा 3 तारे के लिए राजभाषा विभाग बिहार सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और फिर पत्रकारिता के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। समय ज़्यादा नहीं है और मैं इसे लंबा भी नहीं खींचूंगा। लास्ट पॉइंट आप लोगों के बीच रहने वाला है वो है चंपावत के प्रमुख मेले, और इनमें आप लोग पढ़ेंगे देवी धुरा का बग्वाल मेला सबसे पहला है। और इसमें देखिए बग्वाल मेले के संबंध में मैंने शायद कल परसों भी चर्चा करी थी, कल की वीडियो में भी हमने चर्चा करी थी, पर अभी यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा चलते हैं। माँ बाराही के धाम पर प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा को बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला मुख्य रूप से यहाँ होने वाले पत्थर युद्ध के लिए जो है जाना जाता है। और बग्वाल खेलने वालों को ध्योके कहा जाता है, या द्योके कह लीजिए, क्योंकि द आधा है य लगेगा तो द्योके कहा जाता है।
बग्वाल जो है 4 खामों के देवकों के अपने अपने प्रमुखों की अगुवाई में जो है की जाती है। इसमें पूर्व दिशा से जो है गहड़वाल आते हैं, पश्चिम दिशा से वालिक और उत्तर दिशा से लमगढ़िया और दक्षिण दिशा से चम्याल मैदान में उतरते हैं। इन खामों में रावत, धोनी, बिष्ट, अधिकारी, फरतियाल, मेहरा और कारकी जाति के लोग जो है शामिल होते हैं। फिर चंपावत का दूसरा मेला है देवीधार शक्तिपीठ मेला। आदित्य देव का साठी का मेला, ये तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। झूमा धुरी का मेला है। ब्यान धुरा का उत्तरायण मेला है। मानेश्वर मेला पशुओं को समर्पित महत्वपूर्ण मेला है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है, जो है इसको आप लोग देखेंगे। फिर आता है चैतौल मेला और ये महत्वपूर्ण है, देखिएगा। गुमदेश का यह मेला चैत्र मास की रामनवमी को आयोजित किया जाता है। और ये जो चैतौल मेला है पिथौरागढ़ और चंपावत दोनों राज्यों में, दोनों जिलों में जो है आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये स्थानीय चौमू देवता को समर्पित मेला है। तो ये आप लोग दोनों ही जगहों पर आप लोग देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ भी पढ़िएगा इसे और वहाँ भी पढ़िएगा। तो ये चौमू देवता को समर्पित मेला है। इसमें क्या करते हैं कि स्थानीय तौर पर जो गांव चौमू देवता को पूजते हैं, डोला हर जगह घुमा करके जो है चैतौल महोत्सव को जो है का आयोजन जो है इसमें करते हैं। और एकादशी के दिन इसी चैतौल में पसेरा मेले का भी आयोजन किया जाता है। देन है पूर्णागिरि का मेला। माँ भगवती के 108 सिद्धपीठों में से एक पूर्णागिरि टनकपुर में चैत्र और अश्विन मास के जो है नवरात्रों में यहाँ मेला आयोजित होता है। और राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला भी पूर्णागिरि मेला है। फिर है मंडलक का बग्वाली मेला। और मंडलिक कस्बे में इसे खोरसिंग क्षेत्र भी कहा जाता है। मंडलक कस्बे में इसे जो है खोरसिंग क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ ये मेला होता है। गीरगांठा नामक मैदान में जो है इस बग्वाली मेले का आयोजन किया जाता है। फिर है नखरू खाट का मेला। और नखरू खाट का मेला बेसिकली हर साल जो है कार्तिक पूर्णिमा को जो है नागार्जुन देवता को समर्पित ये मेला है। फिर है पंचेश्वर का उत्तरायणी मेला। भारत नेपाल का संयुक्त रूप से जो है यहाँ साझी संस्कृति देखने को यहाँ मिलती है। पंचेश्वर में जो है ये उत्तरायणी मेला होता है। फिर है गढ़ मुक्तेश्वर का मेला। ये भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाने वाला जो है मेला है। ये भी काली के तट पर आयोजित किया जाता है। और जनपद के लास्ट टॉपिक में आप लोगों का लास्ट पॉइंट में जनपद के प्रमुख समाचार पत्र आते हैं। तो जनपद के प्रमुख समाचार पत्रों में पहला है पहाड़ों के झरोखों से। 1995 लोहाघाट में ललित पांडे द्वारा इसे शुरू किया गया। फिर है जनलहर, वर्तमान में हरिश्चंद्र पांडे द्वारा ये संपादित होता है। फिर है मानेश्वर समाचार, ये 2011 में जया पुनेठा के द्वारा इस समाचार पत्र का संपादन किया जाता है। तो ये रहा आपका चंपावत जिला। आज इसे यहीं समाप्त कर रहे हैं। चंपावत जिले को लेकर के और भी कुछ चीज़ें छूट गई हों तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग सुझाव ले सकते हैं। आज मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूं। कल हम लोग फिर से अगले ज़िले की तरफ जाएंगे, या फिर हो सकता है हम लोग अगले ज़िले की तरफ जाने से पहले क्वेश्चनों का सेशन रखें। जो अगर क्वेश्चन बन जाए तो क्वेश्चनों का सेशन रखेंगे, अन्यथा जो है अगले ज़िले की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। तो आज के लिए इसे यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे तो ये तो पता चले कि कितने लोग जो है ये वीडियो पसंद कर रहे हैं। कोई ना कोई प्रतिक्रिया करनी ज़रूरी होती है, अन्यथा की स्थिति में ये लगता है कि अब मैं खामोखा मेहनत कर रहा हूँ और कोई उसका परिणाम नहीं है। बहरहाल जो भी है आप लोगों की अपनी पसंद है। शुक्रिया आज के लिए। अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।